Hello students, today we are going to start your new chapter that is reproductive health. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is reproductive health होती क्या है. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल हैं और फंक्शनल हैं, इट मीन्स वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है. इसे हम कंसीडर कर सकते हैं? नहीं. इसे हम क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. सिर्फ फिजिकली नॉर्मल होना मीन नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थी हैं. इसमें हम उस बंदे के व्यवहार को कंसीडर करेंगे, उस बंदे की इमोशनल कनेक्टिविटी टू देयर पार्टनर, हिज और हर पार्टनर, उसके अपने पार्टनर के प्रति उसकी क्या इमोशंस हैं उसको कंसीडर करेंगे. उसका मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है, और जो जिस सोसाइटी में वो रहता है उसमें उसका सोशल वेलबींग मीन्स उसका अपनी सोसाइटी के प्रति गुड बिहेवियर होना चाहिए. तब हम कंसीडर करेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. सो इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग अ reproductive life, for leading a healthy reproductive life. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. तो वो डेफिनेशन क्या है, अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि किसी पर्सन का हर एस्पेक्ट जो है रिप्रोडक्शन का उसमें क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए वो बंदा. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया है, फिजिकल हो गया, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो हैं कोलेक्टिवली, अगर आप इन सब एस्पेक्ट्स में वेल बीइंग हो तो आपको कंसीडर किया जा सकता है कि आप जो हैं वो क्या हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं. तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोई सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस सोसाइटी के जो पर्सन हैं, जो उस सोसाइटी में जो पीपल्स रहते हैं, वो सारे के सारे फिजिकली नॉर्मल हैं, इमोशनली नॉर्मल हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, वो सोशली वेल बीइंग पर्सन्स हैं, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उन सबको प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए. देखो बच्चों, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे जो पेरेंट्स एंड जो चिल्ड्रन हैं वो ओपन अप नहीं है. वो क्या है, देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन दैम. उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर बैरियर है कि जैसे चिल्ड्रन जो हैं वो अपने सेक्स से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, वो फ्री महसूस नहीं करते हैं. तो वो क्या करते हैं, इस केस में वो मिसकंसेप्शन की तरफ जाते हैं. उनको मिसकंसेप्शंस होती हैं अबाउट द सेक्स रिलेटेड. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या सेक्स रिलेटेड कोई उनको क्वेरी है तो वो नहीं पूछते हैं, जिस वजह से उनको मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं कि ऐसा होता होगा, चाहे वैसा होता हो या नहीं हो. ठीक है, सो अब इंडिया कंट्री में जो स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए. प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, जैसे अनसेफ सेक्स हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी, एड्स हो गया, ये जो डिफरेंट टाइप की क्राइम्स हो रही हैं, सेक्स अब्यूज़ हो रहा है, सेक्स हरासमेंट हो रही है, चाइल्ड सेक्स, जो गर्ल चाइल्ड की जो फीटिसाइड मतलब जो बच्चियां होती हैं उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस नहीं पता लोगों को. इन सब प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए जो हमारी इंडिया कंट्री है, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री, होल वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री थी जिसने इनिशिएट किए थे प्रोग्राम्स ताकि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सके. तो इन प्रोग्राम्स को कहा गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटेड इन 1951. ठीक है, सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया था, फिर इन प्रोग्राम्स को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया और इनको
क्या कहा गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। पहले तो फैमिली प्लानिंग बोलते थे, बाद में इसको एक नया नाम दिया गया, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को अवेयर करवाया जाता है अबाउट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और सपोर्ट दी जाती है ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं इन प्रोग्राम्स में, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड एनजीओ। एनजीओ मीन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये गवर्नमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या क्या करती हैं, सबसे पहले थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। तो हम गवर्नमेंट क्या करती है या ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑडियो विजुअल्स मीन जैसे रेडियो हो गया आपका, यूट्यूब चैनल्स हो गए, आपका टीवी हो गया, इनके थ्रू अवेयर करवाती है लोगों को। प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे आपके मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, उनके थ्रू लोगों को अवेयर करवाया जाता है अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सेकेंड पॉइंट आएगा, इवन फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर्स आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस। तो इसमें फैमिली मेंबर्स जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, कजन्स हो गए जो हैं, इनको क्या किया जाता है, ये भी क्या एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर सकते हैं चिल्ड्रन को क्या करने के लिए, अवेयर अबाउट द सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल। सेक्स एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस इनटू द स्कूल। स्कूल में इनको सेक्सुअल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि बच्चों को एक राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट देयर मिसकंसेप्शन। सेक्स रिलेटेड मिसकंसेप्शन जो है उनको, उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाना चाहिए। उनके मन में अगर कोई भी मिसकंसेप्शन, कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करवाना चाहिए इन द स्कूल। नेक्स्ट है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडल्सेंस रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडी, एड्स एटसेट्रा। तो स्कूलों में जब सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती है तो उसमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडल्सन, जब कोई भी चिल्ड्रन एडल्ट होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आती हैं, सब उनको बताना चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनसेफ सेक्स के थ्रू या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो डिजीज होती हैं उन सब के बारे में बताना चाहिए। एड्स के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड मैरिजेबल एज ग्रुप पीपल्स। इनको हमें पर्टिकुलर इन दो जो ग्रुप्स हैं इनको अवेयर करवाना चाहिए। किसके बारे में, अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, ताकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, आफ्टर बर्थ मदर की केयर होनी चाहिए और चाइल्ड की भी प्रॉपर केयर की जानी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, हमें लोगों को अवेयर करवाना चाहिए कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल। अगर हम उन दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे तो इट मीन्स लोगों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भेदभाव होता है लड़का या लड़की के बीच में वो खत्म हो जाएगा। अवेयरनेस अबाउट सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। सेक्स अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट आ गई इसमें, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, मर्डर्स, रेप्स वगैरह आ गए इसमें। तो इसमें क्या है कि हमारे देश में क्या किया जाता है, हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल रिलेटेड जो भी टॉपिक है या कुछ भी है उनको हम छुपाते हैं दूसरों से, जिस वजह से कुछ लोगों में उनको जानने की क्यूरोसिटी बढ़ती है। उस क्यूरोसिटी की वजह से क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, रेप्स होते हैं, मर्डर होते हैं। सो इट मीन्स हमारी जो सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोगों को अवेयर करवाएंगे, फ्रीली हम उनके साथ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो उनके मन में कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होगी, कोई भी क्यूरोसिटी नहीं होगी।
मोर ओवर हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होनी चाहिए, मीन्स इमोशनल, सोशल, सारे के सारे एस्पेक्ट मेंटली स्टेबल होने चाहिए लोग, ताकि कोई भी सेक्स से रिलेटेड क्राइम ना हो। ठीक है, तो इन सब टेक्निक्स को, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए? अगर इन सब की इम्प्लीमेंटेशन कराइए, जो भी मैंने पॉइंट बताया आपको, इन सब को इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए जो हमें अवेयर करवाएं। ठीक है, अगर किसी को खुद नॉलेज होगी तभी वो दूसरों को नॉलेज दे पाएगा। इट मीन्स हमें एक्सपर्ट अवेयरनेस चाहिए। नेक्स्ट है कि मटेरियल सपोर्ट, इन सब कामों में मनी की, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है। सो ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, वो हो गया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, ये सब एसेंशियल है ताकि हम क्या कर सकें, मेडिकल असिस्टेंट दे सकें और प्रॉपर केयर मिल सके लोगों को ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, जैसे प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की ट्रीटमेंट में, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब से डील करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, तो इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस जो टेक्निक को इनिशियली यूज किया जाता था कि हम एम्ब्रियो में अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो बिफोर बर्थ हम उसकी जहाँ ट्रीटमेंट कराएं, जहाँ उसको अबॉर्ट करवा सकें। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस जो टेक्निक को मिस यूज किया जाने लगा फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कि वेदर द चाइल्ड जो है, डेवलपिंग चाइल्ड, वो गर्ल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, उन दोनों को डिटरमाइन कर सकते थे हम इस टेक्निक से। जिस वजह से क्या हुआ, जो फीमेल फीटिसाइड के केसेस बढ़ गए। लोग क्या करने लगे, जो अगर बॉय होता उसको तो वो कंटिन्यू करवाते थे प्रेगनेंसी, लेकिन अगर गर्ल होती तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था। जिस वजह से इस जो टेक्निक पे क्या किया गया, बैन लगा दिया गया। Now research on various reproduction related areas are encouraged and supported by government। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकरेज करती है रिसर्च को इन रिप्रोडक्शन फील्ड की। रिप्रोडक्टिव फील्ड में डिफरेंट टाइप की रिसर्च को क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकें, कुछ ऐसे मेथड्स को डेवलप कर सकें जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल हो सके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो सके, हमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे बचा जा सके। इन सब से लड़ने के लिए वो क्या करते हैं, रिसर्च को इनकरेज करते हैं। तो एक ओरल कंट्रासेप्टिव है सहेली, जिसे डेवलप किया गया बाय CDR, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। उसने क्या किया, डेवलप की सहेली नाम की ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, द इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कि ह्यूमन पॉपुलेशन में एब्रप्ट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है साइज में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडियन पॉपुलेशन जो थी 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और मई 2000 में ये क्रॉस कर गई 1 बिलियन, मींस अलार्मिंग ग्रोथ रेट है हमारी पॉपुलेशन का। इस वजह से क्या हो रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी हो रही है, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, इन सब की क्या हो रही है, कमी हो रही है। हम सबकी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की क्या रीजन है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, लॉन्गर लाइफ स्पैन, डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, सम रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज। ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट है कि यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स। हम डिफरेंट टाइप की कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल बर्थ। एजुकेटिंग पीपल अबाउट डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, हम लोगों को
लार्ज फैमिली के डीमेरिट्स के बारे में बता सकते हैं। क्या डीमेरिट्स होते हैं? जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। अगर कम होंगे तो हम उनको एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, आपने कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, इन मीडिया या टीवी में या पोस्टर्स में लिखा होता है ए हैप्पी फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। शो जो जिसमें क्या शो किया जाता है, एक फैमिली जो है वो हैप्पी है, अगर उसके साथ 2 बच्चे दिखाए गए हैं वो हैप्पी दिखाई देते हैं। जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं वो हैप्पी नहीं होते, उनकी कंडीशन या उनकी लाइफ स्टैंडर्ड भी जो है वो अच्छा नहीं होता। तो उनको एक प्रॉपर स्लोगन दिया गया है। क्या दिया गया है? हम 2 हमारे 2, we 2 are 2। ठीक है, इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल। 2 छोटी एज में शादी जो की जाती है उसको खत्म कर देना चाहिए। फीमेल की जो एज है, मिनिमम एज है, उसके बाद ही जो फीमेल्स हैं वो मैरिज करें तो वो लीगल कंसीडर की जाती है, वो है 18 ईयर्स। 18 से छोटी हो तो उनकी मैरिज नहीं की जानी चाहिए। और मेल्स की वो एज है 21 ईयर्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन। तो हमें ऐसे पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जानी चाहिए जिनका 1 या 2 बच्चे हैं। ठीक है, इस वजह से बाकी वाले जो पेरेंट्स हैं वो भी इंस्पायर होंगे और अपने फैमिली को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।